हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा जो जीव विज्ञान का चैप्टर 12 है खनिज पोषण, उसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन जो है, पौधों में उत्तरजीविता के लिए उपस्थित सभी तत्वों की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, इसकी टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो अब पौधे में जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि सब सारा का सारा ही पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज तत्व पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, लेकिन ये सभी तत्व पौधों के जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? नहीं होते। ठीक है, कुछ तत्व केवल तभी जमा होते हैं जब वे मिट्टी में उच्च मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसा तत्व होता है जो मिट्टी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पौधे उसको जमा करके रख लेते हैं। जैसे कि उसमें से एक है, उदाहरण के लिए परमाणु परीक्षण स्थलों पर उगने वाले पौधे स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम का अवशोषण कर लेते हैं। ऐसा जगह, जैसे ऐसे जगह पे जहाँ पे परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर तुम्हारा टेस्टिंग चलता है, ठीक है, वैसी जगह पे जो प्लांट होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्शियम बहुत ज़्यादा है मिट्टी में। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, उसको भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको भी ले लिए। लेकिन ये पौधे का किसी काम का ही नहीं है, पौधों को चाहिए ही नहीं है, इसका ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो लोग उसको भी ले लिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि आवश्यक तो उसके लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो अब पौधों के लिए ऐसे तत्व जो बहुत आवश्यक होते हैं, जो कि उसमें सामान्य वृद्धि करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं, वो उनके लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा क्या होती है, विशिष्ट होती है। और अगर उनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसी अन्य तत्व से हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये तत्व सीधे पौधे के चयापचय में, मतलब कि बहुत उसके क्रूशियल ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे तत्व ही जो है वो पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो ऐसा तत्व जिसके बिना पौधे में कोई वृद्धि ही नहीं होगा, बढ़ ही नहीं पाएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं पहले। जिन नहीं होगा यहाँ पे, जल संवर्धन, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। चलिए, तो जल संवर्धन में खनिज पोषण हेतु जल और पोषण तत्वों की शुद्धता जरूरी है। ठीक है, तो जल संवर्धन में हम लोग क्या कर रहे थे कि पौधों को क्या कर रहे थे, मिट्टी में नहीं उगा रहे थे। ठीक है, मिट्टी में ना उगाकर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको एक ऐसा पानी तैयार कर रहे थे जिस पानी में जितना भी उसका न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो सारा उसमें डाल देंगे। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी चीज़ उसमें डालेंगे। ठीक है, और फिर उसी पानी में उस पौधे को उगाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि इसमें क्या पूछ रहा है कि उस जल में पोषक तत्व और की शुद्धता ज़रूरी है, तो अगर हम किसी अशुद्ध जल में अगर हम लोग डाल देंगे पोषक तत्व, तो उस अशुद्ध जल में कुछ हो सकता है कि कोई अलग खनिज घुला हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पौधों का क्या हो जाएगा, हो सकता है कि उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्रजनन नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, बाधा आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, शुद्ध जल लेते हैं, उसके अंदर जो भी हमारा लवण होता है वो सारा चीज़ डालते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ लेते हैं। अशुद्ध जल में कई खनिज घुले हो सकते हैं, इसी प्रकार लवणों में भी अशुद्धताएं पाई जाती हैं। यदि जल संवर्धन में अशुद्ध जल और लवणों का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, ये पौधे की वृद्धि में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए जल संवर्धन में हम लोग क्या करते हैं, केवल शुद्ध जल और ज्ञात आवश्यक लवणों का ही खनिज पोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। उदाहरण के साथ हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। किस किस के बारे में, वृहद पोषक के तत्व के बारे में, सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में, हितकारी पोषक तत्व के बारे में, विषाक्त पोषक तत्व के बारे में, और अनिवार्य तत्व के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व क्या होता है, ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्या कहते हैं इसको, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो
इसमें क्या होते हैं, वे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, वृहद पोषक तत्व। मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में पौधों में क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी पौधों में वृद्धि होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृहद पोषक तत्व। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये सारा क्या होता है, वृहद पोषक तत्व। इसकी सांद्रता पौधों के ऊतकों में शुष्क भार के अनुसार 1 से 10 mg/लीटर होती है। ये आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर मैंने समझाने के लिए लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, उदाहरण के साथ बताना है, तो उदाहरण और ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रन, सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब कम अमाउंट में चाहिए, छोटे नहीं मतलब ये पौधों में कम अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो वे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम मात्रा में होती है क्या होते हैं, वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, बोरोन हो गया और क्लोरीन हो गया। ठीक है, निकल भी है। ये सारा क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्या है, हितकारी पोषक तत्व। हितकारी पोषक तत्व कौन से तत्व होते हैं, बेनिफिशियल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो मतलब कि जैसे कि जो हमारे बेनिफिट के लिए है, जो जिससे उसको कोई लाभ हो रहा हो, तो वे तत्व जो वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त, मतलब कि उसके अलावा, ठीक है, पौधों को कुछ विशिष्ट प्रजातियों में आवश्यक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हितकारी पोषक तत्व। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके में कुछ विशिष्ट प्रजाति होती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कैक्टस होता है, जहाँ उसको क्या करना है, पानी को जमा करके रखना है। ठीक है, तो हो सकता है वैसे में, तो ऐसे पोषक तत्व जो कि इन दोनों के अलावा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा सोडियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा और सेलेनियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विषाक्त तत्व। विषाक्त तत्व, विष आ रहा है यहाँ पे, तो विषाक्त, तो ऐसा तत्व जो कि हानिकारक होता है। विष तो हमारे लिए भी हानिकारक है, तो पौधों के लिए भी जो भी टॉक्सिक होगा एलिमेंट, वो सब क्या हो जाएगा, उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो विषाक्त तत्व में आ जाएगा हमारा वे खनिज तत्व जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, या जिनकी सांद्रता पौधों के ऊतक के शुष्क भार को 10% तक क्या करती है, घटा देती है, घटा देती है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विषाक्त तत्व है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा शीशा, लेड। ठीक है, दूसरा है पारा, जो कि हमारा थर्मोमीटर में भी रहता है, मर्क्यूरी, ठीक है, पारा और आर्सेनिक। ठीक है, और लास्ट है हमारा अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व, अनिवार्य नाम से पता चल रहा है, अनिवार्य है मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, ये क्या था, बेनिफिशियल था, जो कि कोई फ़ायदा पहुंच रहा था, और ये क्या है, एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। तो वे तत्व जो पौधों की चयापचयन क्रियाओं में, मतलब कि डेली डे टू जो डेली मतलब कि वृद्धि हो रही है, उसका ब्रांच बन रहा है, पत्तों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सारे काम के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एसेंशियल में आ जाएंगे, अनिवार्य में आ जाएंगे। तो क्रियाओं में सीधे शामिल होते हैं जिनकी कमी से पौधों में विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी चीज़ का कमी हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, पौधे में इस चीज़ का कमी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा ये आप लोगों का क्लियर होगा मैं सोचती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पौधों में कम से कम 5 अपर्याप्तता के लक्षण दे, उन्हें निर्दिष्ट करें और खनिजों की कमी में उनका सहसंबंध बनाए। ठीक है, तो कम से कम 5 अपर्याप्तता, मतलब कि किस चीज़ का कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई जैसे हम लोग मिनरल उसके अंदर नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोरोसिस। ठीक है, क्लोरोरोसिस में क्या होता है कि ये एक घास जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्लोरोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल का कमी हो जाता है पौधों में। पौधे हरे कलर के होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जितने भी पौधे होते हैं क्या होते हैं, हरे कलर के होते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है यही पौधों को क्या देता है, हरा कलर देता है। ठीक है, हरा रंग प्रदान करता है। अब अगर उसमें इस चीज़ का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, पत्तियां जो है वो पीली हो जाएगी। जैसे कि
मनी प्लांट का पौधा आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो मनी प्लांट में क्या होता है, वो कोई कोई पत्ता क्या होता है, वहाँ पे पत्ते में पीला पीला कहीं ऐसे पत्ता है मनी प्लांट का, यहाँ पे हो सकता है पीला हो, यहाँ पे डार्क ग्रीन हो, यहाँ पे लाइट ग्रीन हो, इस टाइप का थोड़ा सा दिखता है, तो वो क्लोरोसिस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि किस चीज़ की कमी की वजह से होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, इनकी कमी से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस में क्या होता है, उत्तक की कोशिकाओं का क्षय, जैसे ब्लाइट रॉड या पत्तियों पर धब्बे। अब क्या होता है, उत्तक हमारा जो टिश्यू होता है उसकी कोशिकाओं का क्षय हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पत्तियों पे क्या होगा, कहीं कहीं धब्बे धब्बे जैसा दिखेगा, पत्ते पे क्या दिखेगा, धब्बे जैसा दिखेगा, ठीक है। अब ये किसकी कमी से होता है, मतलब तो कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, कॉपर से, पोटेशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कोशिका विभाजन का निरोध, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि कोशिका में विभाजन ही नहीं होगा, जैसे सप्रेशन ऑफ सेल डिवीजन। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक सेल है, ठीक है, एक सेल से क्या होता है, दो सेल बनता है, दो से फिर हमारा 4 बनेगा, ठीक है, 4 से क्या होगा, फिर 8 बनेगा, 8 से क्या होगा, 16 बनेगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। पौधे अगर हम लोग छोटा पौधा लगाते हैं वो बड़ा पेड़ बन जाता है, कैसे, यही उसमें क्या होता है, विभाजन होता है, सेल का डिवीजन होता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन का निरोध होने लगेगा, रुक जाएगा, तो पौधे की वृद्धि भी रुक जाएगी। अगर सेल टूटेगा ही नहीं तो एक से दूसरा बन ही नहीं रहा है, फिर दूसरा से चौथा बन ही नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगी, और ऐसे में क्या हो जाएगा, पौधे क्या होंगे, बौने ही रह जाएंगे, ठीक है। अब ये किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की, सल्फर की, पोटेशियम की, मोलिब्डेनम की, इन सब की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर है, ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, हमारा चौथा जो है, इसमें कितना पूछा है, कम से कम 5 है। चलिए, चौथा है विकृति। विकृति का मतलब क्या होता है, मैल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रंगहीनता आ जाएगा, मतलब कि कलर उसका डस्ट कलर हो जाएगा। विभज्योतक ऊतकों में संगठन में कमी हो जाएगी और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या, मतलब कि ऊतकों में संगठन नहीं हो पाएगा, फिर लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, पौधे का मृत्यु ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है, ठीक है। लास्ट है पुष्पन में देरी। 5th वाला है हमारा क्या, पुष्पन में देरी। तो नाम से बताए पुष्पन में देरी, मतलब कि फूल खिल ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है, फूल आने में विलम्ब होता है। पौधा लगाए हम, पौधा लग गया, हरा भरा पत्ता उसमें सब दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, फूल आ ही नहीं रहा। अब फूल आएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, आगे चल के उसका जनरेशन ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब ये किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की, सल्फर की, मोलिब्डेनम की। अब जैसे कि देखिए, अभी मैं हाल में बताती हूँ कि मैंने एक गेंदा का फूल खरीदा, ठीक है, गेंदा के फूल का पौधा खरीदा मैंने। अब उसमें क्या हो गया कि मैं लेकर आई पौधा, एकदम ला के पॉट में लगा दी, लगभग 1 महीना हो गया होगा। उसमें एक फूल खिला हुआ था, बाकी कुछ कलियाँ थी उसमें छोटी छोटी, लेकिन वो 1 महीना हो गया, मैं डेली पानी, हरा भरा है पौधा, पूरा अच्छे से है, एकदम हरा भरा है, लेकिन उसमें अभी तक फूल आ ही नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, डिले इन फ्लावरिंग हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, अगर एक पौधे में एक से ज़्यादा तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो प्राथमिक तौर पर आप कैसे पता करेंगे कि अपर्याप्त खनिज तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, ठीक है, अब मुझे पता करना है कि उसमें कौन सा ऐसा खनिज है जो कि नहीं है, जिसकी कमी है, जिसकी वजह से उसके में कोई, जैसे कि अभी हमने पत्ता वाला ही देखा कि पत्ते पे क्या हो रहा है, पीला पीला स्पॉट आ रहा है, किसकी कमी से आ रहा है। तो हमें कैसे पता चला ये सारा चीज़ कि किस किस, जैसे इसमें आया है ना कि इसमें जिंक से, कॉपर से, यहाँ पे मैग्नीशियम से, यहाँ पे पोटाशियम से, कैसे पता चला कि इसकी वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे पौधों को विभिन्न जल संवर्धन, मतलब कि हाइड्रोपोनिक स्थिति में उगाया जाता है। वही जो मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी में नहीं लगाएंगे पौधों को, मिट्टी में ना लगा के क्या करेंगे, हम लोग उसको लैब में उगाएंगे, पानी लेंगे, प्योर वाटर, शुद्ध पानी लेंगे, उसमें हम लोग को जो भी खनिज डालना होगा वो हम लोग जो भी खनिज डालना है, ठीक है, हम लोग पानी लिए, पानी ले लिए, पानी में हमें जो भी खनिज डालना है, मान लीजिए नाइट्रोजन डालना है, हमें फॉस्फोरस डालना है, ठीक है, आयरन डालना है, जो भी डालना है वो सारा चीज़ डालेंगे, और फिर उसमें पौधे को लगा देंगे, पौधे को लगा देंगे। अब पौधे को लगा दिए तो हमें पता चलेगा,
ठीक है। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे करके क्या करेंगे, एक बार नाइट्रोजन हटा दिए, बाकी सारा चीज़ डाल दिए, नाइट्रोजन हटा दिए, तब अगर इसमें कोई कमी दिखा, मतलब कि फिर से इसमें दिख रहा है कि वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, समझेंगे कि इसमें नाइट्रोजन की कमी से ये चीज़ हो रहा है। मान लीजिए एक बार नाइट्रोजन डाल दिए, फॉस्फोरस हटा दिए, ऐसा करेंगे। तो पढ़ लेते हैं। ऐसे पौधों को विभिन्न जल संवर्धन स्थितियों में उगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में एक तत्व की कमी करके, एक तत्व की क्या कर रहे हैं हम लोग, कमी करके परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्रत्येक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न लक्षण अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पता चल जाएगा कि किसकी कमी से हमें क्या दिख रहा है। इन लक्षणों की तुलना करके दिए गए पौधे में पोषक तत्व की कमी का सटीक पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमें सटीक पता क्या चल गया है कि इसमें किस किस चीज़ की कमी से, कॉपर है, सल्फर है, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर देरी में आ रही है तो नाइट्रोजन, सल्फर या फिर मॉलिब्डेनम। तो हो सकता है कि मैंने जो गेंदा का फूल लगाया है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर की कमी हो, इस वजह से उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कुछ पौधों में अपर्याप्तता के लक्षण सबसे पहले शिशु भागों में, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नवजात लिखा हुआ है। ठीक है, नवजात। ठीक है, नवजात भाग्य में क्यों पैदा प्रकट होते हैं, जबकि कुछ अन्य में क्या होते हैं, परिपक्व अंगों में होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अपर्याप्तता के लक्षण पोषक तत्वों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं कि वो जो पोषक तत्व है वो कितना गतिशील है, कितना स्पीड में वो जा रहा है। ठीक है, तो कोई गतिशील तत्व होगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये पुराने ऊतकों से टूटकर नए विकासशील ऊतकों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, पहले पुराने पत्तों में प्रकट होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर कोई अगतिशील तत्व होगा, जैसे कि कैल्शियम है, सल्फर है, तो ये क्या करते हैं, ये पुराने ऊतकों से नए ऊतकों तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, पुराने से नए में पहुंचेंगे ही नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इनकी कमी के लक्षण पहले नए पत्तों या शिशु भागों में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पौधे में अलग अलग भागों में लक्षणों के आधार पर कमी का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग भाग में देखेंगे कि पहले नए वाले में हो रहा है कि फिर पुराने वाले में हो रहा है, तो अध्ययन ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है हमें कि पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है। अब पौधों में खनिज तत्व, जितने भी खनिज हैं, जैसे कि मिट्टी में खनिज तत्व हैं, ठीक है, तो अब उन खनिज तत्वों का अवशोषण कैसे होगा, दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है हमारा एपोप्लास्ट पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, कोशिकाओं के बाहरी स्थानों से तेजी से आयनों का निष्क्रिय अवशोषण होता है। तो देखिए, कोशिका होता है, पौधे में कोशिका है, सेल है। ठीक है, अब सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब जो सेल का जो बाहरी स्थान होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, आयंस का, मान लीजिए कि सोडियम है, Na+ हो गया। ठीक है, आयन से, तो आयंस का क्या होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है। अवशोषण बाहर जाएगा, अंदर आएगा, मान लीजिए K+, इस तरीके से हो जाएगा। आयनों की गति आयन चैनल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के माध्यम से होती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेल वॉल रहता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अब इसी के माध्यम से क्या होता है, उसका जो एक यहाँ पे ये जो निकल रहा है, बाहर आयन जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आयन चैनल। तो इसी से क्या होता है, उसी के माध्यम से होती है उसकी गति। दूसरा हमारा क्या है, फर्स्ट था ये एपोप्लास्ट, दूसरा है सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, कोशिकाओं के आंतरिक स्थानों में आयन धीमी गति से सक्रिय अवशोषण द्वारा प्रवेश करते हैं। अब कोशिका है, अब कोशिका के अंदर जो स्थान होगा उसके अंदर क्या होगा, आंतरिक स्थानों में आयन धीमी गति से सक्रिय अवशोषण द्वारा प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमारे कैसे लिखते हैं हम लोग, ATP, क्या कहते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, सबका क्या होता है, SI यूनिट होता है, तो वैसे ही एनर्जी का जो ये यूनिट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके लिए क्या चाहिए, सिम्प्लास्ट पाथवे के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए।
आयन के प्रवेश को अंतवहन, अब जब आयन क्या होगा, प्रवेश करेगा, अंदर आएगा, इन होगा, इनसाइड होता है, अंदर आ रहा है, उसको कहते हैं अंतवाह। और निकासी को मतलब कि बाहर निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं, एग्जिट को हम लोग लिखते हैं ना, एग्जिट, एंट्री होता है, एग्जिट होता है, तो इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं बहिर्वार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, राइजोबियम के द्वारा, अरे यहाँ पे राइजोबियम हो गया, राइजोबियम के द्वारा वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थितीकरण की शर्तें और भूमिका क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि अर्थ है हमारा, सबको पता है कि अर्थ में क्या होता है, 78% क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये पौधों के लिए किसी काम का नहीं है, क्या है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि पौधे N2 को आराम से नहीं ले सकते हैं। क्या करते हैं वो, पहले उसको तोड़ते हैं, अमोनिया बनाएंगे, NO2 अमोनिया बनेगा, NO2 बनेगा, NO3 बनेगा, ये सब बनेगा, तब जाके पौधे इसको लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, राइजोबियम के माध्यम से नाइट्रोजन, देख लेती हूँ, राइजोबियम के माध्यम से नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजनस एंजाइम। क्या चाहिए हम लोग को, नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए। अब ये एंजाइम क्या करता है, N2 प्रेजेंट है वातावरण में, अब ये क्या करता है, इसको NH3 में बदल देगा। ठीक है, NH3 में क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। अब इसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन रहित वातावरण आवश्यक है, इसको ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऑक्सीजन के बिना भी ये क्या करेगा, N2 को NH3 में तोड़ देगा। ठीक है, दूसरा है लेगीमोग्लोबिन। ठीक है, अब लेगीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधकर नाइट्रोजन एंजाइम को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के लाता है और ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ लेता है। ठीक है, बांध लेता है, और फिर हमारे कहाँ हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, फिर ऑक्सीजन को लेके जाता है पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में लेके जाएगा, पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजन को पहुंचा देगा हर जगह। ठीक है, उसी तरीके से हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बांधकर नाइट्रोजन एंजाइम को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ATP या फिर ऊर्जा। अभी हम लोग ATP के बारे में पढ़े थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक अमोनिया अणु के निर्माण में 8 ATP का आवश्यक, अब ये जो अमोनिया बन रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग का कितना ATP लग रहा है, 8 ATP लग रहा है। ठीक है, और यह ऊर्जा पौधे की कोशिकाओं के ऑक्सीजन श्वसन से मिलती है। अब ये ऊर्जा उसको कहाँ से मिल रहा है, ऑक्सीजन। अब देखिए, हम लोग सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस ले रहे हैं, तो दिन में जब वो सांस ले रहे हैं तो ग्लूकोज श्वसन में, रेस्पिरेशन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, रेस्पिरेशन क्या होता है, C6H12O6। अब इसको ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन के हम लोग इसको तोड़ते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, CO2 मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये सब मिलेगा। तो क्या हो रहा है, अब इस चीज़ में ग्लूकोज को तोड़ते हैं और फिर एनर्जी मिल रहा है हम लोग को, क्या मिल रहा है, फिर ATP के रूप में एनर्जी मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, ये सब तो नहीं काम का है। ठीक है, तो एनर्जी, अब ये जो एनर्जी मिल रहा है, ये 8 ATP लग जा रहा है इसको तोड़ने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका भूमिका देख लेते हैं। तो भूमिका में थोड़ा सा इसको, मटर कुल के पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथियां, नोड्यूल्स। तो मटर कुल जैसे कि हमारा जो ऐसा प्लांट हो गया, जैसे कि मटर या फिर तुम्हारा दाल हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, ये सारा इन कुल के जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स, उपस्थित ग्रंथियाँ राइजोबियम जीवाणु का घर होती हैं। इसी नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम जो होता है ये घर बनाता है, वहीं पे रहता है। अब ये जो नाइट्रोजनेस एंजाइम नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर उसे पौधों को उपलब्ध कराता है और अमोनिया को पौधों अमीनो, ठीक है, नाइट्रोजन एसिड के रूप में
उपयोग करते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कैसे हमारा क्या हो रहा है, N2 से NH3 बन रहा है, फिर इसी को पौधा क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ऐसे ही N2 को सीधा नहीं यूज़ कर सकता है पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल ग्रंथि निर्माण के चरण, ठीक है, कौन कौन से चरण भागीदार हैं, क्वेश्चन में है निर्माण के चरण कौन कौन से हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो इसमें मूल ग्रंथि नोड्यूल का निर्माण मटर कूल, मतलब अभी जो मैंने बताया कि दाल हो गया हमारा, राजमा हो गया, ये सारे में मटर कूल के पौधों की जड़ों और राइजोबियम के बीच पारस्परिक परिक्रिया के निम्न वर्णन में होता है। कैसे कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम का संकेंद्र और प्रवेशन, ठीक है, प्रवेश देख लेते हैं। राइजोबियम जीवाणु जड़ों के चारों ओर एकत्रित होकर मूल रोम और त्वचा से जुड़ते हैं, और ये जीवाणु क्या करते हैं, मूल रोम के माध्यम से वलकुट मतलब कि कॉर्टेक्स तक जाके पहुंच जाएगा। क्या करेगा, ये जड़ों के चारों ओर, जड़ मान लीजिए पौधा है, इसका जड़ निकला हुआ है, ठीक है, ये पौधा है, इसका जड़ निकला हुआ है, इस जड़ के चारों तरफ क्या होगा, राइजोबियम रहेगा, ठीक है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। मूल रोम और त्वचा से अब इससे जाके इकट्ठा हो गया, अब इससे जाके जुड़ जाएगा, इसका जो रूट का जो त्वचा रहेगा उससे। अब ये क्या करता है, उसके अंदर जाके फिर ये कहाँ चला जाएगा, वलकुट में चला जाएगा। फिर वलकुट में क्या करेगा, कोशिका का विभाजन कराएगा। वलकुट में जीवाणुओं के कारण कोशिकाओं का पुनः विभाजन होगा। यहाँ वलकुट में जितने भी कोशिका प्रेजेंट थी उनमें क्या होगा, पुनः विभाजन होगा, रीडिफरेंशिएशन होता है। और इससे क्या होता है, इसे नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए विशेष कोशिकाएं विकसित हो जाएंगी। अब इसके अंदर क्या होगा, एक नए टाइप की, स्पेशल टाइप की विशेष कोशिका उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, विकसित हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ग्रंथियों का निर्माण। कोशिकाओं को पुनः विभाजन और जीवाणुओं के बढ़ने से ग्रंथियां, नोड्यूल्स बनती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोशिकाओं का क्या हो रहा है, फिर से विभाजन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएगा, ठीक है, नोड्यूल्स बन जाएगा। और फिर सहजीवी संबंध इसका देख लेते हैं। ग्रंथियों के अंदर जीवाणु और पौधा पोषण तत्व का आदान प्रदान करने लगेंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोषण तत्व का आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा, और पौधा जीवाणु को ऊर्जा प्रदान करता है, और बदले में जीवाणु नाइट्रोजन स्थितीकरण कराता है। तो पौधा क्या कर रहा है, यहाँ पे जितना भी, ये देखिए यहाँ पे, अब डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे सोइल पार्टिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे रूट हेयर, ये हमारा रूट हेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए बैक्टीरिया चिपक गया, जाके उससे जाके चिपक गया। अब उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया, यहाँ पे देखिए हुक जैसा स्ट्रक्चर, पहले क्या रूट हेयर ऐसा था, अब यहाँ पे ये हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया को ये खाना दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, और बदले में बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इसके लिए नाइट्रोजन का स्थितीकरण कर रहा है। दोनों का काम हो गया, दोनों का काम बन गया। ये देखिए यहाँ से इनर कॉर्टेक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉर्टेक्स है अंदर वाला, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल सेल्स अंडर डिवीजन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डी डिफ्रेंशिएशन, हम लोग देखें री डिफ्रेंशिएशन, फिर से टूटेगा। अब ये देखिए मैच्योर नोड्यूल बन गया ये, ठीक है। इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिए अपना। चलिए, होप है आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी चैप्टर्स का भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चंस अभी हम लोग चैप्टर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, थैंक यू।